हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टडीज जोन में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th की जो ज्योग्राफी है उसका जो चैप्टर रहता है आपका चैप्टर नंबर 4 कृषि। आज उसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके प्री बोर्ड के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे और काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे वहीं वो क्वेश्चन। तो आइए बिना किसी वक्त गवाए उन क्वेश्चनों का आज हम देखते हैं और करते हैं और समझते हैं बहुत एक ईजी वे में। शुरू करते हैं, बढ़ते हैं। पहले हम करेंगे इसके अति लघु यानी वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट यानी लघु, फिर करेंगे लॉन्ग यानी दीर्घ वाले जो 5-5 नंबर के होते हैं। तो सबसे पहला है इसमें जो अति लघु है उसमें बढ़ते हैं हम। पहले इसमें लिखा है रबड़ किस क्षेत्र की फसल है। मतलब ये भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये फसल कहाँ से उगती है, कैसे उगती है, ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है। ये वाले भी क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसमें उत्तर है इसका उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र जैसे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। अब आपको ये पता होना चाहिए कि उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र होते कौन कौन से हैं। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो उष्ण कटिबंधीय वह भौगोलिक क्षेत्र हैं जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच होते हैं। यह जलवायु साल भर गर्म होती है, यानी जो उष्ण कटिबंधीय होते हैं यहाँ पर साल भर गर्म मौसम रहता है और भारी वर्षा होती है यहाँ पर जो उष्ण कटिबंधीय होते हैं। ठीक है। और उपोष्ण कटिबंधीय कौन से होते हैं? ये उत्तर और दक्षिण में स्थित होते हैं। यहाँ का तापमान अधिक बदलाव होता है, मतलब इसके तापमान में अधिक बदलाव होता रहता है, कभी गर्मी कभी ठंडा कभी ऐसे, मतलब अलग अलग बदलता रहता है। और यहाँ पर कम वर्षा होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और आप चैप्टर पढ़ा होगा आपने तो आपको पता होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हमारे। कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब है कि कौन सी ऐसी कृषि प्रणाली होती है जो एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। तो उसे उसका आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक कृषि जो हमारी होती है ये होती है। ठीक है। थर्ड है किस फसल को सुनहरी रेशा कहा जाता है और इसका एक उसका क्या उपयोग है। भाई ये बताना है सुनहरी फसल किसे कहते हैं, सुनहरी रेशा, है ना। फसल कह दे या सुनहरी रेशा कह दे। तो जूट को सुनहरी रेशा के नाम से जाना जाता है। जूट का उपयोग रस्सियां, बैग, कपड़े और कई अन्य दैनिक जीवन के उत्पाद बनाने में किया जाता है। तो इसे कहते हैं सुनहरी रेशा। ठीक है। चौथा है कौन सी फसल उगाने में कृषि की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ती है। मतलब भाई जो कृषि है वो कृषि की फसल की उर्वरता क्षमता कौन सी फसल से बढ़ जाती है। जब दलहन हो गई, ज्वार हो गया, मक्का जैसी फसलों से कृषि की उर्वरता क्षमता बढ़ाई जा सकती है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। जो ऑपरेशन फ्लड है हमारा, जिसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं, ये किससे संबंधित है। यह दुग्ध उत्पादन की वृद्धि के लिए करा गया था, ये याद रखना। और ये कब किया गया था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। ऑर्गेनिक कृषि यानी जिसे जैविक कृषि क्या है, यानी पेपर में दोनों तरीके से पूछ सकता है। तो आपको बताना है प्राकृतिक तरीके से कृषि उर्वरक कीटनाशक का प्रयोग न करके कृषि को कार्बनिक कृषि, ऑर्गेनिक कृषि या जैविक कृषि कहते हैं। मतलब जिस कृषि के अंदर उर्वरक कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जा सकता उसे जैविक कृषि कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड किसे कहते हैं, अब ये भी पूछा गया। ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति ये किससे संबंधित है। ये दुग्ध उत्पादन यानी दूध के जो उत्पादन होते हैं ना, दूध होता है हमारा, उससे उससे रिलेटेड प्रोडक्ट उससे संबंधित थी। और इसमें क्या करा गया था, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए ये किया गया था। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। ऑर्गेनिक कृषि, जैविक कृषि क्या है। ये अच्छा ये 2 बार रिपीट हो गया, सॉरी, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। चावल की खेती के लिए उपयुक्त कोई 2 भौगोलिक परिस्थिति लिखिए। मतलब आपका ये पूछ सकता है कि भाई चावल की खेती, गेहूं की खेती, इनको आप पढ़ लेना क्योंकि ये पेपर में काफी बार पूछे गए हैं, रिपीट हैं ये वाले क्वेश्चन। तो इसमें है चावल के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और उच्च आर्द्रता के साथ 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। मतलब चावल की खेती के लिए ये चीज आवश्यक होती है। ठीक है। चाय का पौधा किस जलवायु में उगाया जाता है ये पूछा जाएगा। उष्ण और उपोष्णीय कटिबंधीय जलवायु, ये मैंने आपको बता दिया कि ये होती क्या है। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ये दोबारा आ गया, ऑर्गेनिक कृषि। अब आते हैं ये वाले पे, ये 2 बार पता नहीं पीडीएफ में कैसे आ गए, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभार। जायद ऋतु की किन्हीं 2 फसलों के नाम लिखिए। जो जायद ऋतु होती है भाई, इसकी 2 फसल कौन कौन सी होती है, तरबूज, खरबूजा और ककड़ी। आप उसमें 2 बोला था, हमने 3 लिख रखे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। अब आते हैं इसके
लघु उत्तरीय मतलब जो अति लघु थे, एक एक नंबर वाले वो हमने कर लिए थे। अब दूसरा है चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करें। इसमें भी पूछा जाता है, देखो जैसे एक नंबर में भी पूछ लिया, अब 2 नंबर में भी पूछा गया है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति क्या है? चावल की खेती के लिए तापमान 25 डिग्री, सॉरी 250 लिख दिया वहां, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चसवाल से ज्यादा आर्द्रता, तकरीबन 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसमें जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहां पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं का होना बहुत जरूरी होता है। मतलब जहां पर वर्षा नहीं होती वहां पर सिंचाई सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, अब यह है एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति का विवरण दें ऐसा। ठीक है, पेय फसल कौन सी होती है भाई? पेय फसल कौन सी होती है? चाय एक प्रमुख पेय फसल है। इसको उगाने हेतु अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन इस प्रकार है। चाय की फसल हेतु उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु सही होती है। इसकी उपज के लिए पर्याप्त जल निकास वाले ढलाव इलाके, जिनकी मिट्टी में प्रचुर मात्रा में हुमस की जीवाश्म हो, मतलब जिसमें उमस उमस होती है ना मिट्टी में, वो चाहिए होती है इसके लिए। इसकी झांसियों की वृद्धि के लिए साल भर उपोष्ण, पाला रहित एवं नम जलवायु की जरूरत होती है। झांसियां मतलब इसकी तरीके यानी उगने के लिए एक तरीके से ये कह सकते हैं हम। ठीक है, इसकी कोमल पत्तियों के विकास के हेतु वर्ष भर लगातार वर्षा की बौछार की जरूरत है। जैसे ड्रिप सिस्टम नहीं होता, आपने देखा होगा कहीं जगह ऐसे पानी की बौछार होती रहती है, पानी टकरा के ऐसे ऐसे चारों तरफ फैलता रहता है, यानी उसकी पत्तियों के लिए करी जाती है क्योंकि पत्ती का विकास हो सके। भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताओ और यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का वितरण दें। भाई ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं सारे, मैं अपनी तरफ से छाट के नहीं लाया हूँ। ठीक है, कभी आप सोचोगे कौन से क्वेश्चन ले आया। चावल भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है, क्योंकि हमें चैप्टर में फसलों के बारे में दिया गया ज्यादा कि कौन सी फसल कहाँ उगती है, ये कैसी फसल होती है, किस प्रकार की फसल होती है। तो ऐसे ही जो चावल की फसल है वो एक मुख्य खाद्य फसल है। अगर पेपर में आगे खाद्य फसल का नाम बताओ तो वो क्या है? चावल। ये कौन कौन से इलाके में पैदा होती है? तटीय ये डेल्टाई क्षेत्र और उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी मैदान में ये पैदा होती है। अब यह दिन प्रतिदिन कृषि अंतर्गत भूमि कम होती जा रही है। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? मतलब ये आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं पेपर में काफी ज्यादा, क्योंकि आपके थिंकिंग बेस होते हैं कि आप क्या समझते हो, आपको चैप्टर में क्या समझ आया। तो इसमें बोला गया दिन प्रतिदिन कृषि अंतर्गत भूमि, मतलब जो हम कृषि करते थे वो भूमि कम होती जा रही है। तो आप इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? यानी अनाज उत्पादन में कमी आ सकती है। कम भूमि पर गहन कृषि के परिणाम स्वरूप उर्वरक के अधिक इस्तेमाल से भूमि की प्राकृतिक क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसके लवणीय तत्व समाप्त हो सकते हैं। अल्प अथवा छुपी बेरोजगारी बढ़ेगी। कृषि आधारित उद्योगों को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ये सारे इसके जो इफेक्ट हैं सॉरी तो ये है। ठीक है, अब आते हैं कृतन दहन कृषि या स्थानांतरित कृषि को विभिन्न देशों में किन किन नामों से जाना जाता है? ये भाई अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो मैक्सिमो में तथा मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा से नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला में को नुको के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में रोका, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे और मध्य अफ्रीका में मसोले नाम से इन फसलों को जाना जाता है। ये याद रखना है ना आप। ठीक है, जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं बताएं भाई। जो निर्वाह कृषि होती है क्या होती है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अब बताना। अब है भूमि के छोटे टुकड़े पर परंपरागत रूप से कृषि करना, ये होती है हमारी निर्वाह कृषि। मतलब एक छोटे टुकड़े पर परंपरागत तरीके से कृषि करना। अब आएगा पर्याय मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता तथा फसल उगाने की पर्यावरणीय परिस्थिति की उपयोगिता पर निर्भर करता है। मतलब जो हमारी ये फसल उगती है, क्योंकि इसमें क्या होता है पारंपरिक रूप से करी जाती है, यानी इसमें कोई बाहर की रिलेटेड चीजें नहीं होती, जैसे हमने ट्यूबवेल चला दी पानी लगा दिया, नहीं भाई, हम पर्यावरण की परिस्थितियों पर हैं। बारिश आएगी तो फसल उगेगी हमारी, उस चीज पर हम निर्भर करते हैं। आगे आते हैं, झूम या कृतन दहन कृषि प्रणाली किसे कहते हैं? ठीक है, तो आगे ये है किसान अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जमीन का एक टुकड़ा साफ करके अनाज और अन्य खाद्य फसल पैदा करता है। जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान खेती के लिए भूमि का एक नया टुकड़ा स्थानांतरित कर देता है और साफ कर देता है। इस प्रकार का स्थानांतरण
प्रकृति को प्राकृतिक प्रक्रियाओं के मध्य से मिट्टी की उर्वरता को फिर से भरने में अनुमति देता है। इसे झूम कृषि कहा जाता है। आ गया समझ में? मतलब एक पहले भूमि होगी, उसे साफ करेगा, उस पे खेती करेगा। जब वहां पर खेती होना बंद हो जाएगी, मतलब वो बिल्कुल उसकी उर्वरता क्षमता वहां पे खत्म होने जा रही होगी, तो उस भूमि को छोड़ के दूसरी भूमि को साफ करेगा, उस पर कृषि करेगा, खेती करेगा। तो क्योंकि जब तक जो पुरानी वाली जमीन थी, उसे उस पे अपनी उर्वरकता क्षमता को वापस लेने का उसे टाइम मिल जाएगा। ठीक है, उसे ही कृषि झूम कृषि कहते हैं। ठीक है, और स्थानांतरित कृषि भी वही होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर खेती करना। अब आते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखना। स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने लिख भी रखा है। ठीक है, तो बताना आप। ये है, कृषि और उद्योग दो सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक घटक हैं, यानी ये हमारे पैसों से रिलेटेड करते हैं भाई। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि वह किसी देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि भाई अगर किसी देश में कृषि होगी यानी खेती बाड़ी होगी, वहां से भी पैसा आएगा, और उद्योग है तो वहां से भी पैसा आएगा। कृषि भोजन का प्राथमिक स्रोत होता है, जबकि उद्योग वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन का प्रभारी होता है। मतलब कृषि से तो हमें क्या होता है, भोजन वगैरह मिलता है, और जब उद्योग होते हैं उससे वस्तु और सेवाएं हमें प्राप्त होती हैं। अधिकांश उद्योग कृषि उत्पादक जैसे कपास, जूट, गन्ना आदि पर निर्भर करते हैं। यह यदि किसी देश में कृषि बढ़ती है तो उसका औद्योगिक विकास होता है। ठीक है, कृषि बढ़ेगी तो औद्योगिक विकास भी होगा। अब है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कुदाल और खोदने वाली छड़ियों जैसे आदिम उपकरण और परिवार सामुदायिक श्रम की सहायता से भूमि के एक छोटे छोटे टुकड़ों पर की जाती है। इस प्रकार की खेती मानसून, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता और उगाई जाने वाली फसलों के लिए अन्य पर्यावरण परिस्थिति की उपयुक्तता पर निर्भर करी जाती है। ठीक है, ये ऊपर हमने समझा ही दिया, वैसे आपको वही उसे मिला के लिख रखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है भाई, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। 2/3 जनसंख्या वो कृषि कार्य में संलग्न है। संलग्न का मतलब भाई जो हमारे देश की पूरी पॉपुलेशन है उसकी 2/3 जो संख्या है वो क्या करती है, कृषि कार्य ही करती है, कृषि खेती बाड़ी करती है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, कृषि प्राकृतिक क्रिया कौन सी होती है? प्राथमिक क्रिया जिसमें भाई भैंसे वगैरह पालना, कृषि करना, मत्स्य पालना यानी मछली पालना, ये सारी हमारी प्राथमिक क्रिया होती हैं। विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना, ये भी कृषि से ही आता है। भारत की प्राचीन आर्थिक क्रिया है, मतलब ये शुरू से ही भारत में चली आ रही है हमें। ठीक है, वो कृषि। पिछली कुछ शताब्दियों में कृषि कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन भी आए हैं। मतलब भाई हम पहले अलग तरीके से कृषि करा करते थे, पर अब हम आधुनिक यानी जो नए नए उपकरण से भी कृषि कर रहे हैं, तो ये भी क्रांतिकारी परिवर्तन है। अगला है, व्यावसायिक कृषि किसे कहते हैं? आपको ये बताना है, व्यावसायिक कृषि को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये बताना आप। अब ये रहा, व्यापारिक उद्देश्य से बड़े पैमाने पर की जाने वाली कृषि को व्यावसायिक कृषि कहते हैं। इस प्रकार की खेती की मुख्य विशेषता उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए आधुनिक दाने की उच्च खुराक का उपयोग करना। आधुनिक दाने यानी बीज, ठीक है, जैसे उपज बीज वाले किस्म HYV के बीज रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक से होता है। ठीक है, क्योंकि मतलब अच्छे बीज डालेंगे तो अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी तो वो अच्छे रेटों पर बिकेगी, इसलिए उसे क्या कहते हैं, व्यापारिक कृषि भी कहा जाता है। भारत में किसानों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है भाई, ये बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये है इसमें मानसून की अनिश्चितता। भाई मानसून, कभी बारिश हो गई, कभी बारिश नहीं हुई, कभी बहुत तेज धूप पड़ गई, कभी बिल्कुल सूखा पड़ गया, ऐसी चीजें होती हैं, वो मानसून होती हैं। गरीबी और ऋण का दुष्चक्र, मतलब भाई जो गरीबी हो जाती है और ऋण यानी उसके लिए वो पैसा उधार लेते हैं, ये सारी चीजें फैलानी पड़ जाती है। मतलब उन्होंने, किसी ने पैसा लिया कि भाई मेरी फसल हो जाएगी तो मैं आपका ये फसल बेच के अपनी आपका पैसा चुका दूंगा। अब भाई उसकी फसल हुई नहीं, क्यों नहीं हुई? मानसून की अनिश्चितता की वजह से, यानी मानसून आया नहीं, फसल खराब, फसल खराब तो वो भाई ऋण में यानी कर्ज में दब गया। फिर उसकी वजह से वो क्या करते हैं, शहरों की ओर पलायन करते हैं, यानी गांव की खेती बाड़ी छोड़ के शहरों की तरफ, काम धंधे की तरफ जाते हैं। सरकारी सुविधा तक पहुंचने में कठिनाई और बिचौलिया, मतलब फिर उन्हें जैसे कोई सरकारी सुविधा भी मिल रही होती है, पर उसमें जो बीच के दलाल कहते हैं जिन्हें हम, ठीक है, वो घुस जाते हैं, वो उनसे कुछ पैसे खाते हैं, तो वो सारी चीजें होती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, ये सारी जो हमारी, ये क्या होते हैं हमारी, ये बताओ। ये होते हैं भारत में किसानों की चुनौतियां हैं। ठीक है, इन इन चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ता है।
अब बताओ हरित क्रांति की 4 हानियां लिखो। पहले तो आप मुझे बताओ हरित क्रांति होती क्या है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। हरित क्रांति किन किन शहरों में थी, मतलब किन कहाँ कहाँ शुरू हुई, हरित क्रांति में क्या था, क्योंकि पेपर में ज्यादातर लाभ पूछे जाते हैं हरित क्रांति के, पर अगर आप पूछा जा रहा है हरित क्रांति की हानियां क्या थी, क्योंकि बच्चे उसे पढ़ते ही नहीं है, तो अब ये क्वेश्चन पलट रहा है, वो हानियां पूछता है, फायदे नहीं पूछता, क्योंकि फायदे सब पढ़ लेते हैं। तो फायदे भी पढ़ लेना, पर आपको मैं यूं नहीं कह रहा फायदे मत पढ़ के जाना कि क्या क्या हुआ। तो यह अत्यधिक रसायनों के कारण भूमि का निम्नीकरण, भाई ज्यादा फसल उगाई गई ज्यादा, तो रसायन बीज वगैरह भी डाले गए, ठीक है, फर्टिलाइजर वगैरह, तो उससे भूमि का निम्नीकरण, भूमि कम हो गई। सिंचाई की अधिकता से जल स्तर नीचे चला गया, ज्यादा पानी यूज करा गया, जब खेती हुई तो जो जल का स्तर था वो नीचे चला गया। जैव विविधता समाप्त हो गई, अमीर और गरीब किसानों के मध्य अंतर बढ़ गया, क्योंकि जो अमीर किसान थे वो ज्यादा अमीर हो गए और गरीब थे वो बेचारे गरीब के गरीब ही रह गए, तो उनके बीच में काफी ज्यादा अंतर बढ़ गया था इस वजह से। अब आते हैं हम दीर्घ क्वेश्चन होते हैं जो बड़े बड़े हैं हमारे। सरकार द्वारा किसान के हित में किए गए कार्यक्रम का वर्णन करें। मतलब भाई सरकार द्वारा कुछ योजना भी चलाई जाती हैं, जैसे है ना किसानों की ये जन धन योजना, मतलब अलग अलग तरह की जो योजना होती है किसानों के लिए, वो कौन कौन से हैं, तो अलग अलग हैं। पहला है जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारों को समाप्त करने की प्राथमिकता दी गई थी। मतलब जमींदारी, जमींदारी क्या होता है, मतलब लोग क्या होते थे, जमींदार लोग कौन कौन होते हैं भाई, जो बड़े भूमि के हिस्से पर कब्जा करे हुए होते हैं और अपनी जमीन को काम करने के लिए छोटे छोटे लोगों को देते हैं और उनसे पैसा लेते हैं और उन्हें बस उतना अनाज देते हैं कि जितना उनका घर का खर्चा चल सके, बाकी वो खुद रखते हैं। दूसरा हुआ था 1980 तथा 1990 के दशक में पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति, श्वेत क्रांति प्रारंभ किए गए थे। जो भाई हरित क्रांति हुई थी ये भी सरकार का फैसले में हुई थी, श्वेत क्रांति हुई थी यानी दुग्ध क्रांति कहते हैं जिसे, ये भी सरकार के द्वारा ही कराई गई थी। अब ये है 1980 तथा 1990 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए किया है। सूखा, बाढ़, चक्कर चक्रवात, आग, बीमारी के लिए फसल बीमा के लिए प्रावधान लागू किए गए। मतलब भाई मान लो जैसे कभी कभार बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी चक्रवात आ जाता है, कभी आग लग जाती है, कोई बीमारी फैल जाती है, उसकी वजह से जो बीमा कराते हैं हम, जैसे इंश्योरेंस कहते हैं, ठीक है, वो लागू करे गए थे सरकार की तरफ से। कम दर पर ऋण सुविधाओं के लिए बुलेटिन कृषि कार्यक्रम प्रस्तावित करने की व्यवस्था की गई थी। कम दर पर यानी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, कम रेट पर उधार दिया जाता था, सॉरी लोन दिया जाता था उन्हें, ठीक है ये। और किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत बीमा योजना भी शुरू की गई थी, किसान के लिए क्रेडिट कार्ड भी बनाए गए थे। फसलों के न्यूनतम सहायता मूल्य यानी जिसे कहते हैं एमएसपी कहते हैं, उसे लाभदायक खरीद मूल्यों की घोषणा करी गई थी कि मतलब आपकी ये फसल इतने दामों पर ही बेची जाएगी, इससे नीचे कोई खरीद नहीं सकता, ठीक है। मतलब जैसे किसान मंडियों में बेचने जाता है तो जिसका मन होता है वो अपनी अपनी उससे बेचता है कि भाई हम तो इतने रेटों में लेंगे, हम तो इतने में रेटों में लेंगे, तो वो किसान क्या कर देते हैं, अब सरकार ने एक एमएसपी तय कर दी गई है, भाई इससे नीचे तुम नहीं ले सकते, चाहे 10 रुपए का रेट रख दिया तो 10 रुपए तक ही बेच पाओगे, यानी ऊपर तो आप कितना भी बेच सकते हो पर नीचे नहीं बेच सकते, 10 वो खरीद नहीं पाएगा कि मैं 8 खरीदूंगा कि मैं 6 खरीदूंगा, नहीं 10 तक खरीद नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं भारत में क्षय क्षय क्या लिखा है, शरद ऋतु की व्याख्या करें। भारत में 3 तरह की जो शस्य ऋतु होती है, जैसे कौन कौन सी ऋतु होती है भाई, होती है रबी, खरीफ और जायद फसल। ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, याद रखना, ये आपको पढ़कर ही जानी है पेपर में। तो जैसे रबी फसल कौन कौन सी होती है, रबी फसल को अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी में अप्रैल से जून तक मध्य काट दिया जाता है। दूसरा, इसकी मुख्य फसल कौन कौन सी होती है, जौ, मटर, चना और सरसों इसकी मुख्य फसल है। प्रमुख उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये होती है। शीत ऋतु में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिम विभूषों से होने वाली वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। पंजाब हरियाणा में हरित क्रांति भी रबी फसलों में वृद्धि का कारण भी यही थी, ठीक है। मतलब जो हरित क्रांति में फसल उगाई थी वो ज्यादातर यही फसलें उगाई गई थी। अब आते हैं दूसरा, खरीफ फसल कौन सी होती है भाई, ये फसलें अलग अलग क्षेत्रों में मानसून की शुरुआत में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, ठीक है। इसकी मुख्य फसल कौन कौन सी है भाई, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, कपास, जूट आदि।
मुख्य राज्य कौन कौन से हैं? असम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार। अब आते हैं जायद फसल कौन सी होती है? रबी और खरीफ के मध्य ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है ये वाली फसल। इसमें मुख्यतः तरबूज, खरबूजा, खीरे, सब्जियां आदि आती हैं। अब आते हैं जो एक क्वेश्चन है आपका, रबी की फसल और खरीफ की फसल में अंतर बताइए। अब तो जायद में भी अंतर पूछता है, ये याद रखना, पर रबी और खरीफ आप करके जाना। ये तो रिपीट क्वेश्चन है, 3 नंबर या 5 नंबर में पक्का मिलेगा आपको, रट लेना इसे कहते हैं ना जिसे। रबी की फसल सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है, और जो खरीफ की फसल है वो देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ यानी खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं, और इनकी कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है, और उनकी कटाई कब होती है? अप्रैल और जून में। रबी की कुछ महत्वपूर्ण फसलें जो ये मतलब जो अभी मैंने ऊपर पढ़ा है वही आपको लिखा है, वो आप पढ़ लेना, ठीक है। सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए संस्थागत सुधार कार्यक्रम वो कौन से थे? सरकार के द्वारा योजनाएं कौन कौन सी चलाई गई थी वो क्वेश्चन था, और इसमें बोला गया है संस्था सुधार कार्यक्रम कौन कौन से चलाए थे वो बताना है। आजादी के पश्चात सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में संस्थान सुधार करने हेतु चकबंदी, सहकारिता, जमींदार प्रथा को समाप्त करने के लिए उच्च प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। 1980 और 1990 के दशक में व्यापक भूमिगत विकास कार्यक्रम के, अच्छा सॉरी वही क्वेश्चन है पर याद रखना ये जो ये है आपका क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ लिया, आंसर वही सेम है। यानी जो पहला क्वेश्चन था हमारा, अभी देख लेते हैं एक बार क्या क्वेश्चन था वो। कहाँ गया? सरकार द्वारा किसानों के हित में कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। हाँ वही क्वेश्चन है, सॉरी वो पूछा गया 2 बार आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ चलो ये कर लेते हैं हम, वो तो हो गया था क्रेडिट कार्ड वाला। अब ये हमारा कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय बताओ। मतलब भाई कृषि उत्पादन में जो बढ़ोतरी यानी उन्हें बढ़ाने के लिए सरकार के क्या उपाय थे वो बताने हैं। कृषि उत्पादन में बहुत तय करने के लिए सरकार स्वर कृषि क्षेत्र में बहुत से प्रौद्योगिकी तथा संस्थाओं सुधार किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा उनके अनेक संस्थान की स्थापना की है जिनका वर्णन नीचे करा गया है भाई। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना करी गई थी। कृषि शिक्षा प्रदान करने हेतु देश में विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, मतलब कृषि के बारे में पढ़ाने के लिए, कृषि कैसे बोई जाती है, क्या क्या डालना पड़ता है, कैसे अच्छी फसल हो सकती है, उसके लिए कृषि विश्वविद्यालय भी खोले गए थे। पशुओं के लिए बड़े पैमाने पर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराए, मतलब जैसे भाई उनके पशु होते हैं, गाय भैंस बकरी जो हम पालते हैं, तो अगर वो बीमार हो जाते हैं उनके लिए चिकित्सा सुविधा बनाई गई थी। बागवानी विकास को प्रोत्साहन दिया गया था। मौसम विज्ञान और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के क्षेत्र में काफी अनुसंधान एवं विकास किया गया था, ठीक है। जैसे पहले ही हमें आ जाता है कि भाई आज बारिश होगी, जो हमारा वेदर फोरकास्ट बताया जाता है। विभिन्न पशु प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए थे, मतलब उनके जैसे पशु होते हैं वो प्रजनन केंद्र होते हैं, उनके लिए वो भी स्थापित किए गए थे। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव की टिप्पणी करें। वैश्वीकरण होता है जो हमारा ग्लोबलाइजेशन होता है, ठीक है, उस पर क्या करना है, उस पर एक टिप्पणी देनी है हमें, देते हैं टिप्पणी। यानी वैश्वीकरण के प्रभाववश भारत में वैज्ञानिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। कृषि क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के ढांचागत सुधार जैसे प्रौद्योगिकी बदलाव, बाजार सुविधा, खाद्य विस्तार और वैश्वीकरण की ही परिणाम है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति विग्रह के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए, देखो आपने ये तो पढ़ लिया हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, आपने ये नहीं पढ़ा पीली क्रांति, तो ये भी आप पढ़ लेना, ठीक है। फसलों के उत्पादन में बढ़त संभव हुई है। अगला है कृषि उत्पादक को निर्यात में बढ़ावा दिया गया, मतलब भाई कृषि निर्यात में भारत में तो है ही, हमारे जैसे गेहूं उगते हैं तो गेहूं बाहर देशों में भी तो जाते हैं, तो वही चीज है। कार्बनिक कृषि का प्रोत्साहन मिला। जिन क्रांति तथा जनिक इंजीनियरिंग जैसी अवधारणाओं का कृषि में इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसके अंतर्गत अनेक किस्मों वाले बीज आविष्कार किए गए, ठीक है। ये था। अब जीविका निर्वाह कृषि तथा वाणिज्यिक कृषि में अंतर बताना है आपको, ये पढ़ लेना भाई मेन है।
इसमें देखो जीविका में खेतों का आकार छोटा होता है, इसमें खेतों का आकार बड़ा होता है। परंपरागत तकनीक का उपकरण होता है, यानी जो हम पहले हल वगैरह का यूज करा करते थे, इसमें नवीनतम यानी ट्रैक्टर वगैरह। स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन किया जाता है, इसमें निर्यात के लिए उत्पादन यानी अपने आस पड़ोस, अपने देश के लिए, अपने घर का खर्च चलाने के लिए उत्पादन होता है उसमें। और निर्यात यानी इतनी बड़ी मात्रा में होता है जिसे हम बाहर भी बेच सकते हैं। ठीक है, अब ये रहा 2 या 3 फसलें लेना, मतलब इसमें 2-3 फसलें हो जाती हैं, एक मुख्य फसल पर बल देते हैं। ये खाद्य फसलों की पैदावार पर बल दिया जाता है, गन्ना, कपास, गेहूं आदि ये वाली फसलें होती हैं इसमें। अब ये भी पढ़ लेना। अब देखो इसमें जैसे वहाँ चावल की खेती के बारे में पढ़ाया गया था ना, कि चावल की खेती क्यों उपयोगी है, क्या क्या होना चाहिए, अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां। तो चावल और गन्ना ये आपकी 2 मुख्य फसलें हैं, आपको इन्हें पढ़ के जाना है। इनके बारे में भौगोलिक जलवायु परिस्थिति आपसे पूछ सकता है पेपर में। ठीक है, तो इसमें पूछा गन्ने का, यह एक उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यहाँ पर यहाँ 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री तापमान तथा 75 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है, जो गन्ना होता है हमारा। ठीक है, और 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे विभिन्न क्षेत्र में मिट्टी में उगाया जा सकता है और इसे बुआई से लेकर कटाई तक शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, मतलब इसमें खूब मेहनत लगती है। वितरण यानी इसको कहाँ का दिया जाता है, ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा बड़ा उत्पादक है। मुख्य फसलें उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार और आंध्र प्रदेश है। तो यही आपका ये चैप्टर खत्म होता है। ये आपके काफी सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में काफी बार पूछे गए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन एक अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरीके से हम आपके लिए अब रोजाना एक ऐसी ही वीडियो लेके आएंगे, चाहे वो आपकी साइंस की हो, एसएसटी की हो या फिर इंग्लिश की हो, उसके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके प्री बोर्ड से रिलेटेड हैं वही हम इनमें कराएंगे। तो मिलते हैं ऐसी और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। जब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।